देखो स्पेशल केस ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो ये देखो नाइट्रिक एसिड है, अभी हमने पढ़ा था कि जो एसिड होता है ना वो क्या करता है, मेटल जब रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा, तो बनाएगा हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है कि नहीं, साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। लेकिन देखो ये एक एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन है इसका, ठीक है। जब मेटल, ये देखो ये भी मेटल है, ये सॉरी ये भी एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, वो भी डाइल्यूट एसिड है। हाँ अब देखो ये एसिड है, तो ये जब मेटल सिलेक्ट करेगा ना तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब जब ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो क्या बनाएगा, ये बना देगा वाटर। अब वाटर कैसे बनाएगा, देखो सर, मतलब जैसे जब HNO3 किसी भी मेटल सिलेक्ट करेगा ना, किसी भी मेटल सिलेक्ट किया तो वो क्या करेगा ना, अपना एक ऑक्सीजन क्या दे देगा, H2 को दे देगा। अपना ऑक्सीजन जब वो H2 को दे देगा, हाइड्रोजन को दे दिया अपना ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को अपना ऑक्सीजन दिया तो क्या बना देगा, हाइड्रोजन बन जाएगा, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। और ये जो HNO3 है ये आपका NO2 और NO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, मतलब कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाता है। मतलब HNO3 जब मेटल सिलेक्ट करेगा तो H2 क्या कर देगा, H2 को ऑक्सीडाइज कर देगा। अब ये देखो ऑक्सीडाइजिंग का मतलब क्या होता है कि भाई जो एलिमेंट, जो भी कंपाउंड है वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, उसी को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये जो HNO3 है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या करेगा, H2 को ऑक्सीजन दे देगा, और जब H2 को ऑक्सीजन दिया तो H2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, तो हो गया वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब जब वाटर में कन्वर्ट हो गया तो HNO3, अब HNO3 अपना किस में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में, यानी कि NO2 हो गया, NO3 हो गया और NO हो गया, ये सब इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो H2 इज इवॉल्व व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद HNO3। देखो इस मतलब H2 गैस हमने क्या देखा था कि भाई अगर H2 गैस इवॉल्व रहता है जब भी मेटल रिएक्ट करता है किसी भी एसिड से, तो ये देखो जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो ये नहीं होगा, H2 इवॉल्व नहीं होगा, ठीक है। HNO3 क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो HNO3 क्या है ना, HNO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन देना, इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखो जब ये क्या करेगा, HNO3 है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इट ऑक्सीडाइज कर देता है H2 गैस को, क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, प्रोड्यूस वाटर। जब वो ऑक्सीडाइज करेगा तो वाटर प्रोड्यूस करेगा, और वाटर प्रोड्यूस करेगा एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस, और वो खुद से क्या हो जाएगा, मतलब कि नाइट्रिक एसिड जो है वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा H2 गैस को, और H2 गैस को ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के बाद वो क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाटर में कन्वर्ट होने के बाद जो HNO3 रहेगा वो खुद को अपने को रिड्यूस कर लेगा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स में, यानी कि NO, NO2, NO3 इसमें, ठीक है। एंड ओनली मैग्नीशियम, अब देखो ये एक्सेप्शन था मेटल का, ये एक्सेप्शन किसका था, डाइल्यूट एसिड जब रिएक्ट करता है इससे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन का बनाता है, लेकिन ये क्या करेगा, ये सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाएगा, ये बनाएगा सॉल्ट तो बनाएगा लेकिन मतलब सॉरी ये क्या करेगा, ये वाटर प्रोड्यूस करेगा, वाटर, ठीक है। तो ये था एक्सेप्शन था, ठीक है। अब देखो इसका भी एक्सेप्शन का एक्सेप्शन है। अभी हमने पढ़ा था कि HNO3 को कोई भी अब वो उससे H2 गैस प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन दो एलिमेंट ऐसे हैं, देखो मैग्नीशियम और मैंगनीज, ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो रिएक्ट करेंगे HNO3 से, वो भी वेरी डाइल्यूट HNO3, बहुत ज्यादा डाइल्यूट HNO3 से जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देंगे भाई, H2 गैस प्रोवाइड कर देंगे। ये थे एक्सेप्शन के एक्सेप्शन थे। देखो भाई एक्सेप्शन के एक्सेप्शन निकल जा रहे इधर। हाँ तो देखो मैग्नीशियम एक है और मैग्नीज, ये याद रखना कि मैग्नीशियम और मैग्नीज जब HNO3 से रिएक्ट करेगा तो वो H2 गैस प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये समझ आया आपको। अब देखो एक्वा रेजिया क्या होता है ना, एक्वा रेजिया देखो ये क्या होता है ये आप देखो, ठीक है। एक्वा रेजिया देखो कंसंट्रेटेड HCl है और कंसंट्रेटेड HNO3। कंसंट्रेटेड मतलब भाई बहुत हार्ड एसिड, बहुत हार्ड। कंसंट्रेट का मतलब यही होता है कि बहुत हार्ड हो, ठीक है, वो एसिड। तो इसका जो मतलब इसका जो रेशियो निकलेगा वो 3:1 निकलेगा, ठीक है। अब वो देखो ये क्या करेगा ना भाई, जब ये दोनों को अभी देखो आप HCl में जब मिलाओ, HCl कंसंट्रेटेड में जब मिलाओ तो क्या होगा ना, गोल्ड तुम्हारा क्या डिसॉल्व ही नहीं होगा उसमें गोल्ड डिसॉल्व ही नहीं होगा। पर अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन करा के ये रेशियो बना देते हो, अगर ये रेशियो बन गया तो उसमें गोल्ड प्लैटिनम ये सब क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे, उसमें क्या हो जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। जो कि ये किसी में डिसॉल्व नहीं होते लेकिन इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। इतने हार्ड एसिड होते हैं, सोच लो इतने हार्ड एसिड होते हैं, और ये हाईली कोरेसिव, बहुत कोरेसिव होते हैं, यानी कि आप अगर अपना हाथ भी डालोगे ना तो ये हाथ आपका जल जाएगा, इतने ये कोरेसिव होते हैं, ठीक है। और ये फ्यूमिंग लिक्विड और फ्यूमिंग लिक्विड होते हैं। अब देखो कैसे एक्वा रेजिया बनता है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो कंसंट्रेटेड, वो भी फ्रेशली दमो, और एक कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ले लो, दोनों को रिएक्ट जब कराओगे
तो रेशियो बनेगा 3:1 और उस 3:1 रेशियो में हमारा गोल्ड प्लैटिनम ये दोनों डिसॉल्व हो जाते हैं एंड हाईली कोरिलेटिव होते हैं और फ्यूमी लिक्विड होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट रहता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है किसी भी एलिमेंट से। जैसे तो यहाँ पर देखो इधर A प्लस बी से तो क्या बनाया, AC प्लस बी बनाया। अब देखो AC प्लस बी कैसे बना, पता है, जो A है ना ये B से क्या है, मोर रिएक्टिव है, क्या है, B से ज्यादा रिएक्टिव है। और जब ज्यादा रिएक्टिव है तो भाई डिस्प्लेस तो करेगा ही करेगा, तो वो डिस्प्लेस कर दिया, B अकेला हो गया बेचारा, पहले साथ में था अब अकेला हो गया, ठीक है। तो यहाँ देखो A इज मोर रिएक्टिव देन B, क्या है, A जो है ना वो ज्यादा रिएक्टिव है B से, इससे ये पता चलता है, ठीक है। अब देखो इधर जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, कुछ आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। इधर देखो रिएक्टिव सीरीज लिखी है, रिएक्टिव सीरीज आपको बताता हूँ कैसा होता है। ये जो जैसे ऊपर एलिमेंट होते हैं, मतलब ऊपर चढ़ते हैं ना, तो वो क्या होता है, ऊपर का सबसे ज्यादा क्या होता है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होता है। और जो सबसे नीचे रहता है वो लेस रिएक्टिव होता है। जैसे आप नीचे आते जाओगे वो लेस रिएक्टिव होता है, जैसे आप ऊपर जाते जाओगे वो मोर रिएक्टिव होगा, ठीक है, ऐसे होता है रिएक्टिव सीरीज ना। अब देखो इधर क्या कहते हैं, फिर जब आयरन कॉपर सल्फेट सिलेक्ट करेगा, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, याद रखना ना। जब आयरन क्या होता है, आयरन ग्रे कलर का होता है, याद रखना। Fe जो होता है वो ग्रे कलर का होता है, याद रखना, ठीक है। अब जब आयरन CuSO4 सिलेक्ट किया यानी कि कॉपर सल्फेट सिलेक्ट किया तो क्या बनाएगा, अब इधर देखो, अब आयरन इसको डिस्प्लेस करेगा, कॉपर को करेगा, इधर देखो कैसे करेगा, देखो इधर, अब ये आयरन का है, आयरन ये रहा ना। अब कॉपर लो, कॉपर कहाँ है, कॉपर ऊपर नहीं, कॉपर देखो यहाँ पर है कॉपर, ठीक है। अब देखो आयरन क्या है, कॉपर से मोर रिएक्टिव है, क्योंकि देखो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो क्या वो मोर रिएक्टिव है। अब जब मोर रिएक्टिव है तो वो इसको डिस्प्लेस कर देगा कि नहीं, डिस्प्लेस तो कर देगा, तो क्या बना देगा, FeSO4 प्लस कॉपर। FeSO4 किस कलर का होता है, बताया गया था ग्रीन कलर का, और कॉपर किस कलर का होता है, कॉपर रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है, रेड ब्राउन कलर का, याद रखना। अब देखो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब देखो जिंक क्या है, इधर देखो, इधर कैसे देखो डिस्प्ले करेगा, जिंक यहाँ पर है, अब कॉपर सल्फेट, कॉपर ये रहा, अब कॉपर ये, आप जिंक भी देखो, जिंक क्या है, कॉपर से मोर रिएक्टिव है। अब जब मोर रिएक्टिव है तो क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा कि नहीं, डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या बना है, ZnSO4 प्लस कॉपर। और ये जो होता है ये कलरलेस एलिमेंट होता है, क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। और ये रेड ब्राउन कलर, वही रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। हाँ, अब देखो जब जिंक फेरस सल्फेट सिलेक्ट करेगा यानी कि फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। अब जब ये इससे रेड करेगा तो क्या करेगा, अब जिंक इधर है, ये रहा जिंक, फिर आयरन ये रहा। अब देखो जिंक आयरन से जस्ट ऊपर है कि नहीं, जस्ट ऊपर है, तो क्या अगर उससे ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, मोर रिएक्टिव है, मतलब कि जिंक आयरन से क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है। और जो ज्यादा रिएक्टिव होगा तो क्या होगा भाई, क्या होगा, ये इसको डिस्प्लेस तो करेगा ही करेगा। और जब डिस्प्लेस किया तो क्या बनाया, ZnSO4 प्लस Fe ये बनाया, ठीक है। ZnSO4 क्या होता है, कलरलेस होता है, अभी मैंने आपको ऊपर बताया ये। और फेरस ये ग्रे कलर का होता है, यार ग्रे कलर का, ठीक है। हाँ, अब देखो एक इधर और है ना, एक इधर और देखो, कॉपर जब ZnSO4 सिलेक्ट करेगा, कॉपर जब जिंक सल्फेट सिलेक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, अब कॉपर है, कॉपर देखो, कॉपर कहाँ है, कॉपर ये रहा, और जिंक कहाँ है, ये रहा। अब देखो भाई, अब ये तो उल्टा हो गया ना, ये तो उल्टा हो गया। अब जिंक क्या है, ये ऊपर जा रहा है, तो जिंक क्या होगा, जिंक इसका मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिव है। अब जब मोर रिएक्टिव है तो वो अपने को डिस्प्लेस करने देगा, नहीं करने देगा, ऑफ कोर्स नहीं करने देगा, तो ये कॉपर इसको डिस्प्लेस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अब आप ये बना दिए होंगे कि CuSO4 प्लस Zn ये बना दिए, बट ये गलत है, ये रिएक्शन ही नहीं होगा, समझे, क्या होगा, ये रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाई जिंक देखो मोर रिएक्टिव है, और कॉपर क्या है, कॉपर लेस रिएक्टिव है, और जब लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव करेगा रिएक्ट, तो भाई कहां से डिस्प्लेस करेगा, तो वो रिएक्शन होगा ही नहीं। और देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भाई बेस्ट मेथड है, बेस्ट सबसे बेस्ट मेथड है किसको चेक विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, मतलब कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है। अब देखो अगर मेटल ज्यादा रिएक्टिव रहेगा तभी डिस्प्लेस करेगा ना, तो इसलिए क्या होगा, ये बेस्ट मेथड है। थर्माइट रिएक्शन जिसको हम वेल्डिंग भी कहते हैं ना, जैसे वेल्डिंग करते हो वो थर्माइट रिएक्शन ही रहता है वेल्डिंग, ठीक है। अब देखो ये भी क्या है, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या है एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या है एग्जांपल है कि, ठीक है, ये भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मान लो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। अब देखो ये कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, हमने एक आयरन का ऑक्साइड लिया, एक हमने क्या लिया, आयरन का ऑक्साइड जिसका नाम है भाई
फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड नाम है, ठीक है। और जब फेरिक ऑक्साइड उसका नाम है तो वो क्या करेगा, जब उसको हम एल्युमिनियम से रिएक्ट कराएंगे, एल्युमिनियम से जब हमने रिएक्ट कराया, जब एल्युमिनियम से हम रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा प्लस आयरन रिलीज होगा। क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और आयरन रिलीज होगा। अब देखो ये कैसे, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है तो एल्युमिनियम क्या होगा, एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव है ना। आप देखो अगर आप रिएक्टिव सीरीज को देखोगे तो उसमें क्या है, एल्युमिनियम है जो मोर रिएक्टिव है, और जब वो मोर रिएक्टिव है तो वो फेरस को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, इनकी आयरन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। और जब वो उसको डिस्प्लेस करेगा तो डिस्प्लेस करके वो क्या बना देगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना देगा और आयरन को डिस्प्लेस करेगा तो आयरन लो हो जाएगा। तो इससे क्या होता है पता है, ये जो रिएक्शन है ना, ये भाई हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक, मतलब बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है इसमें से, याद रखना। ये जो रिएक्शन है इसमें से हीट जो होता है ना बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है, याद रखना। इसमें क्या होगा, हीट हमारा प्रोड्यूस होता है। तो ये फेरिक एक ऑक्साइड लेंगे, उससे हम एल्युमिनियम को रिएक्ट कराएंगे, जब एल्युमिनियम रिएक्ट कराएंगे तो एल्युमिनियम फिर आयरन को डिस्प्लेस करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेगा और आयरन को अलग कर देगा। तो ये करता है, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे, और ये देखो किसमें काम आता है ना, देखो इधर द अबव रिएक्शन इज सो हाईली एक्सोथर्मिक। ये जो रिएक्शन है ना, ये भाई मैंने बताया अभी आपको कि बहुत एक्सोथर्मिक है, क्योंकि क्यों एक्सोथर्मिक है, क्योंकि इसमें हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो दैट हीट गिवन आउट प्रोड्यूस आयरन मेटल इन मॉल्टेन स्टेट। और देखो ये जब हीट प्रोड्यूस होता है तो उसे मेल्ट करता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मॉल्टेन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो मॉल्टेन स्टेट में कन्वर्ट हो गए, ये मॉल्टेन स्टेट जो होता है ना, वो हमारे रेलवे ट्रैक को क्या करना है भाई, जोड़ने में हेल्प करता है। किसको, रेलवे ट्रैक को जोड़ने में हेल्प करता है। ये रेलवे ट्रैक में ज्यादातर यूज किया जाता है ये, ठीक है। ये क्या करेगा, ज्वाइन रेलवे ट्रैक और क्रैक्ड मशीन पार्ट, कोई भी मशीन पार्ट जैसे क्रैक्ड मशीन पार्ट है ना, उसको जोड़ने में हेल्प करता है। अब हाईली एक्सोथर्मिक होता है तो भाई जहां इसका रिएक्शन कराएंगे तो वो लिक्विड के फॉर्म में आ जाएगा, और लिक्विड फॉर्म मतलब मॉल्टेन स्टेट के फॉर्म में जब आया, मॉल्टेन स्टेट के फॉर्म में आते ही जब उसको हम किसी भी चीज को हम ज्वाइन करेंगे तो वो ज्वाइन हो जाएगा पूरी तरह। तो ये होता है भाई थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन आपको समझ आया, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज नया टॉपिक। ये क्या है हमारा, एक नया टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेटल्स एंड नॉन मेटल, मेटल्स और नॉन मेटल का हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे देखो यहाँ पर एलिमेंट्स है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है भाई एलिमेंट्स है कुछ, और उसके एटॉमिक नंबर, सोडियम के 11, मैग्नीशियम के 12, कैल्शियम के 20 एंड क्लोरीन के 17, ऑक्सीजन को 8। तो ये क्या है भाई, मैग्नीशियम, ये क्या एलिमेंट्स और उसके एटॉमिक नंबर। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने 9th में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, तो आपको यहाँ पर देखो पढ़ाया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो कैसे, पहले हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर लेते हैं। अब देखो 11 है तो क्या लिखेंगे, पहले हम 2 लिखेंगे फिर 8 लिखेंगे। अब देखो 2 8 क्या हो गया, 10 हो गया, और ये 11 है तो क्या एक बचा तो एक इधर लिख देंगे, याद रखना, ठीक है। अब 12 है तो 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, फिर इधर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है। ये 20 है तो 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 8 लिखेंगे और 2 लिखेंगे, ये हो गया। अब देखो अब कैसे हम मेटल को पहचानते हैं, इधर देखो ये तीनों क्या है, ये मेटल्स है। अब किसी भी एलिमेंट्स के लास्ट वैलेंस सेल, यानी कि देखो वैलेंस सेल को हम क्या कहते हैं, लास्ट सेल कहते हैं, यानी कि सबसे लास्ट सेल, इसको हम क्या कहेंगे, वैलेंस सेल कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, वैलेंस सेल कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, वैलेंस सेल कहेंगे, ठीक है। अभी वैलेंस सेल में अगर 1 2 3 ये इलेक्ट्रॉन आए तो वो क्या होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। अगर वैलेंस सेल के लास्ट में ये नंबर्स आए तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं, याद रखना, ठीक है। तो वैलेंस सेल को ये मेटल्स है हमारा, ये मेटल्स है हमारा, ये मेटल्स है हमारा। अब देखो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन का 17 है तो 2 8 और 2 8 हो गया, तो अब 2 8 10 हो गया, कितना बचा, 7 बचा, तो 7 लिख देंगे ना। अब ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का होगा 2 और 6 होगा ना, 2 और 6, ठीक है। अब ये होगा, अब देखो इधर, अब इधर देखो 4 5 6 7, ये तो 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन किसी भी वैलेंस सेल के यानी कि लास्ट सेल के लास्ट में आएंगे तो वो क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। क्या होंगे, नॉन मेटल्स। 1 2 3 ये आएंगे तो क्या होंगे, मेटल्स होंगे, लास्ट सेल में आएंगे या वैलेंस सेल में आए। और 4 5 6 7 ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये नंबर्स आ रहे हैं लास्ट में, तो क्या होंगे, वो नॉन मेटल्स होंगे, याद रखना, ठीक है। अब देखो इधर, अब देखो क्या करते हैं मेटल्स, क्या करते हैं मेटल्स, ज्यादातर मेटल्स हमेशा
इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं अपने कंप्लीट ऑक्टेट को स्टेबल करने के लिए। कंप्लीट ऑक्टेट को स्टेबल मतलब अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए करते हैं, अपने ऑक्टेट को स्टेबल करने के लिए करते हैं ना। अब देखो लूज क्यों करते हैं पता है, अब देखो ये क्या है, ये 1 है ना। अब ये देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन जब लेगा, देखो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन। और उसके पास कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 या 3 बस इलेक्ट्रॉन होते हैं मेटल्स में, ठीक है। अब जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसको भाई लूज करने में ही फायदा है ना, वो 7 इलेक्ट्रॉन तो साथ में ले नहीं सकता, और 7 इलेक्ट्रॉन साथ में ले नहीं सकता, वो क्या कर देगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लूज कर देगा, ठीक है। और ये क्या कर देगा, अब 2 है, अब वो 6 इलेक्ट्रॉन तो एक साथ लेगा नहीं, तो ये भी क्या कर देगा, लूज कर देगा, ये भी लूज कर देगा, ठीक है, ऐसे करता है। तो ये क्या करता है, मेटल्स जो होता है ना अपना जो ये होता है, इसको क्या करते हैं, लूज कर देते हैं, ठीक है। और ये जो नॉन मेटल्स होते हैं वो भाई क्या करेंगे, लूज नहीं करेंगे। अब देखो इनके ऑक्टेट में कितने होते हैं, 4 5 6 7, इनको देखो फायदा ही फायदा रहता है। ये क्या करेंगे, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, क्या करेंगे, अपना इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। अब गेन क्यों करेंगे, देखो अब ये 7 इलेक्ट्रॉन के साथ में अपने पहले ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट को स्टेबल करने के लिए, अपने लास्ट वैलेंस शेल में 8 नंबर्स कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेंगे, वैलेंस क्या करेंगे, वो उसको गेन करेंगे, मतलब किसी भी नंबर को क्या करेंगे, गेन करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, जिसका उनका मन करेगा, ठीक है। अब देखो ये 7 है, अब 7 है, अब देखो भाई 7 लूज करने में तो वो जाएगा ना, वो 7 लूज तो कर नहीं सकता साथ में। अब तो वो क्या करेगा, वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, और जब वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो भाई वो 8 बन जाएगा ना, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, वो आराम से हो गया। और 6 में भी यही होगा, वो 6 इलेक्ट्रॉन साथ तो लूज कर सकता है, इसलिए क्या करेगा, वो गेन कर लेगा। तो भाई ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इधर देखो आप 1 2 3 ये क्या होंगे भाई, अगर लास्ट वैलेंस शेल में यानी कि लास्ट शेल में अगर है तो वो मेटल्स होंगे, और मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं अपने ऑक्टेट को स्टेबल करने के लिए। और 4 5 6 7 लास्ट अगर लास्ट में आ रहा है, मतलब वैलेंस शेल या लास्ट शेल में ये नंबर्स आ रहे हैं, तो क्या होंगे, वो नॉन मेटल्स होंगे। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए और स्टेबल करने के लिए। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।